हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने की आखिर ये जो ई रूपी है ये क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, हम सभी यूपीआई भीम ऐप से परिचित हैं और हम सबको ये पता है कि उससे ट्रांजैक्शन का काम होता है, यानी कि हम उससे पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दूसरे को। और यूपीआई यूज करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ई रूपी और यूपीआई भीम ऐप किस तरीके से एक दूसरे से अलग है और क्या तरीका है ई रूपी का काम करने का। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी ई रूपी लॉन्च किया। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ। देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस किस को आता है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये यूपीआई की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें चोरी नहीं हो पाएगी। ये बहुत अच्छा काम है। ये एकदम यूनिक ऐप है। जिस काम के लिए दिया जाएगा वही काम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज के लिए सरकार की तरफ से पैसा आया है लेकिन आपने उस पे ना खर्च करके आपने अपने पर्सनल यूज में खर्च कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और क्यों और कैसे नहीं होगा ये हम आगे समझेंगे। आखिर ये वर्क कैसे करेगा, चलिए हम देखते हैं। तो गाइज, ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा लेकिन ये एकदम यूनिक होगा और इसमें चोरी भी नहीं हो पाएगी। जिस काम के लिए ये दिया जाएगा बस उसी काम के लिए ये होगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये यूपीआई का ही एडवांस रूप है। इसको एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे कि एनपीसीआई क्या होती है, इसका क्या काम होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ई रूपी आखिर कैसे वर्क करता है। ई रूपी एक तरह का डिजिटल वाउचर है जो कि लाभार्थी को यानी बेनिफिशियर को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है, ठीक है। इसे एक प्रीपेड वाउचर या गिफ्ट वाउचर भी हम लोग कह सकते हैं, जिसको बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के या किसी भी मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना किसी भी केंद्र पर जाकर के उसका उपयोग हम कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको आपके फ़ोन पे एक क्यूआर कोड प्रोवाइड कराया जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, केवल आपके पास कीपैड फ़ोन है, तो आपको एसएमएस के थ्रू कोड प्रोवाइड किया जाएगा, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने अपने किसी कर्मचारी को किसी अस्पताल में यानी किसी विशेष अस्पताल में उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वो एक पार्टनर बैंक होगा जिसके माध्यम से जो भी राशि निर्धारित की गई है, ठीक है, उस राशि का ई रूपी वाउचर जारी करेगी उस कर्मचारी के नाम पे, ठीक है। किस लिए वाउचर जारी करेगी? उसके उपचार के लिए। कर्मचारी को उसके कीपैड फोन या अगर उनके पास स्मार्टफोन होगा तो उन पर एक क्यूआर कोड उनको मिल जाएगा और वह उसी हॉस्पिटल में जा करके उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने फोन पर जो उन्हें ई रूपी वाउचर यानी जो क्यूआर कोड मिलेगा उससे वो भुगतान कर सकते हैं। यानी कि अगर उन्हें वो पैसा दवाएं लेने के लिए हॉस्पिटल में यूज करने के लिए मिला है तो वो पैसा वो हॉस्पिटल में ही यूज करेंगे। यानी सरकार की तरफ से जो क्यूआर कोड मिला है वो केवल हॉस्पिटल में ही मान्य होगा। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ई रूपी डिजिटल मुद्रा नहीं है, ठीक है, डिजिटल करेंसी नहीं है, जिसे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्लान कर रहा है और इसके पहले उन्होंने घोषणा भी कर दी थी इसकी। यहाँ पे ई रूपी एक व्यक्ति विशिष्ट या एक उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि ई रूपी उपभोक्ता के लिए यानी कस्टमर के लिए किस प्रकार से काम करे। सबसे पहले इसके कुछ फायदे देख लेते हैं हम। इसके लिए जो भी लाभार्थी होगा उसके पास इंटरनेट या एंड्रॉयड फ़ोन होना जरूरी नहीं होता है। इसका उपयोग उन लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। सरकार के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर भी अपने एम्प्लॉयज को वेलफेयर व कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के तहत इन डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकती, यानी कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को ये वाउचर दे सकती हैं किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक इससे लगाम लगेगी। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में एजुकेशन वाउचर्स या स्कूल वाउचर का एक सिस्टम है जिसके लिए वहां की सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए
पे करती है और ये सब्सिडी सीधे सीधे माता पिता को अपने बच्चों को एजुकेट कराने के उद्देश्य से दी जाती है। अमेरिका के अलावा ये स्कूल वाउचर का सिस्टम और भी कई देशों में है, जैसे कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे कुछ देशों में है। वैसा ही कुछ सिस्टम अब यहाँ पे भी लागू होने जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। इसको लॉन्च करने के पीछे जो सरकार की मंशा है वो ये है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनको बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकेगा, यानी बीच में जो पैसा मारने के लिए बैठे रहते हैं वो लोग अब पैसा नहीं मार पाएंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ई रूपी को आखिर किसने डेवलप किया है। तो जी हाँ, ई रूपी को डेवलप किया है NPCI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। फ्रेंड्स, देश में जितना भी पेमेंट होता है वो सब इसी के अंडर में कंट्रोल होता है। ठीक है, ये एक भारतीय संस्था है, यानी कि NPCI के द्वारा इस ई रूपी ऐप को लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूंगी NPCI ने ही UPI भीम ऐप को भी बनाया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक इसे जारी कर सकते हैं, यानी किन किन बैंक के साथ में सरकार का टाई अप है। तो इसमें अभी लगभग 11 बैंक है जिनके साथ सरकार का टाई अप है। एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये 11 बैंक हैं जो अभी टाई अप है सरकार के साथ और इन फ्यूचर ये और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और कुछ ऐप्स भी हैं जिन्होंने इस योजना को लिया है, जैसे भारत पे, भीम, पाइन लैब्स, PNB मर्चेंट पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे और योनो SBI मर्चेंट पे। जल्दी ई रूपी एक्सेप्ट करने वाले और भी ज़्यादा बैंक और ऐप्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा ये भी देख लेते हैं। मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जच्चा बच्चा के लिए जो स्कीम्स चलती हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा। TB रोगियों के लिए सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है वहाँ पे यूज किया जाएगा इस योजना को। न्यूट्रिशनल सपोर्ट यानी मिड डे मील और भी जो बहुत सारी न्यूट्रिशनल वाली योजनाएं चलती हैं वहाँ पे इसका यूज होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी इसका यूज होगा। अच्छा, किस तरीके से यूज होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तहत जो सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से उनमें भी इसका यूज होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसका यूज किस तरह से होना है। मान लीजिए कि कोई किसान है, ठीक है, उसको खाद के लिए यानी फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडी मिलती है, पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो पैसे अब उसको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बैंक में नहीं मिलेंगे, उसका एक QR कोड बना करके सरकार उसके मोबाइल नंबर पे भेज देगी। अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो कीपैड फ़ोन में उसको SMS के जरिए एक कोड मिल जाएगा। तो फर्टिलाइज़र जहाँ जहाँ भी मिलते हैं वो किसी भी दुकान में जाएगा फर्टिलाइज़र की, वहाँ पे वो QR कोड देगा दुकान वाले को और दुकान वाला उसको स्कैन करेगा और उसे फर्टिलाइज़र दे देगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि मुझे फर्टिलाइज़र नहीं लेना है या अगर 10,000 रुपये फर्टिलाइजर के लिए मिले हैं तो वो सोचता है मैं 5,000 का फर्टिलाइजर ले लूं और 5,000 का कोई और सामान ले लूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर वो 10,000 रुपये फर्टिलाइजर के लिए आए हैं तो आपको 10,000 रुपये का फर्टिलाइजर ही लेना है। अगर आप किसी और सामान को, मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हो, उन्होंने कहा 5,000 का मैंने फर्टिलाइजर ले लिया और 5,000 के मैं कपड़े ले लेता हूँ, ठीक है, या खाने पीने का कोई सामान ले लेता हूँ। वो दुकान में गए, उन्होंने कहा कि QR कोड है मेरे पास 5,000 रुपये का, तो आप इससे पैसे काट लीजिए, ठीक है। किसी किराना की दुकान में गए तो उन्होंने वहाँ पे उनको बताया कि ये QR कोड काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि सरकार ने क्या किया है, इसको 3 QR कोड बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। एक QR कोड जितने भी इंडिया में फर्टिलाइजर वाली दुकान है उनके ओनर्स को दिया गया है, एक QR कोड उस कस्टमर को दिया गया है यानी किसान को दिया गया है, और एक QR कोड इमरजेंसी के लिए NPCI ने अपने पास रखा हुआ है, यानी कि 3 QR कोड जनरेट होंगे और इसका एक लिमिटेड टाइम भी होगा कि इतने टाइम तक ही वैलिड है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर किसान को फर्टिलाइज़र लेना है तो उसे फर्टिलाइज़र ही लेना पड़ेगा, वो किसी और चीज़ में पैसा नहीं खर्च कर सकता है। यानी कि अभी तक क्या होता था कि बीच में पैसा खाने वाले बहुत सारे लोग बैठे होते थे। इससे भ्रष्टाचार में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी और जो मेन बंदा है जिसको पैसे मिलने चाहिए उसको डायरेक्ट सरकार की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। यानी कोई भी मध्यस्थता यानी कोई भी बिचौलिया नहीं है बीच में पैसे खाने के लिए। इसी तरह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी है, अगर आपको पैसे दवाइयों के लिए दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स के लिए दिए गए हैं, तो वो जो क्यूआर कोड सरकार की तरफ से मिलेगा वो क्यूआर कोड केवल हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर में ही मान्य होगा और कहीं भी स्कैन नहीं होगा। तो एनपीसीआई ने 1600 से ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप किया है जहां पे ई रूपी का यूज होगा और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर भी कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर भी, मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को किसी तरीके की कोई सुविधा देना चाहती है, ठीक है, मान लीजिए उसके लिए कोई होटल बुक किया गया है तो होटल के लिए उन्हें उनके अकाउंट में पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसके लिए कंपनी की तरफ से एक क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा जो कि उन्हें वो अपने कंपनी के एम्प्लॉय को दे देंगे। जिस होटल में ठहरने के लिए उनको ये सुविधा दी गई है उस होटल के ओनर को वहां पे दे दिया जाएगा, ठीक है, और एक एनपीसीआई के पास इमरजेंसी के लिए रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय सोचे नहीं हम अपने घर चले जाएं या फिर हम अपने किसी सगे संबंधी के यहाँ रुक लेते हैं और पैसे बचा लेते हैं, नहीं। अगर क्योंकि आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, आप उसको केवल होटल में ही यूज कर सकते हो और उसी पर्टिकुलर होटल में यूज कर सकते हो जो कि कंपनी ने आपको दिया है और वो वैलिड होगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, एक वैलिडिटी होगी, तो आपको वहीं पे जाना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वाउचर हैं वो किस तरीके से जारी किए जाएंगे। वैसे इस सिस्टम को एनपीसीआई के द्वारा उसके यूपीआई प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया है। इसमें बैंकों को भी शामिल किया गया है जो इन वाउचर्स को जारी करने का काम करेंगी। किसी भी कारपोरेट या सरकारी एजेंसी को इसे प्राप्त करने के लिए पार्टनर बैंक से कांटेक्ट करना होगा, जो कि प्राइवेट और सरकारी दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इस बात की भी जानकारी उनको देनी होगी कि ये किसके लिए है और किस उद्देश्य से ये लिया जा रहा है। यानी जो लाभार्थी होगा, बेनिफिशियर होगा, उसकी पहचान उनके मोबाइल नंबर से की जाएगी और बैंक द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को किसी व्यक्ति के नाम का वाउचर सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं है, ना एंड्रॉयड फोन जरूरी है, लेकिन एक चीज जरूरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो आपके अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी इस सर्विस का आप लाभ उठा पाओगे। तो गाइज अब टाइम है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ और वो क्वेश्चन है कि क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है क्विक रिजल्ट और दूसरा ऑप्शन है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मैं आपको समझा पाई हूँ ठीक से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।